नमस्कार। बुनियादी बातें के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम दुनिया भर की बातें करते हैं, साइंस की, हिस्ट्री की, सोसाइटी की, लेकिन हमेशा करते हैं बुनियादी बातें। आज हम बात करने वाले हैं पावर की, जिसकी चर्चा इस सीरीज के पिछले कुछ एपिसोड्स में भी हुई है, लेकिन जिसके बारे में हमने कभी विस्तृत बातें नहीं की हैं। पावर ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका मतलब सभी जानते होंगे। तो फिर हम इसके ऊपर पूरा एपिसोड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम इंग्लिश वर्ड पावर की नहीं बल्कि सोशल पावर के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सटल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो हमारे समाज, देश, कानून व्यवस्था, इनफैक्ट मानव सभ्यता की बुनियाद को ही प्रभावित करता है। बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि सोशल पावर और उससे जुड़ा कॉन्सेप्ट प्रिविलेज हमारे समाज की बुनियाद में गुथे हुए हैं, और इस तरह से गुथे हुए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि वे एग्जिस्ट करते हैं। पावर और प्रिविलेज को समझना एक तरह से अपने आप को समझने का तरीका है। क्या आपने कभी ऐसी घटना सुनी या देखी है जहां किसी टीचर के छोटे से इनकरेजमेंट से किसी बच्चे ने ऐसी लाइन पकड़ी जिससे उसकी जिंदगी बन गई? और उसका उल्टा भी, जहां किसी टीचर की डांट या हतोत्साहित करने वाली बात ने किसी बच्चे को कोशिश करने से भी रोक दिया। टीचर्स जिन बच्चों को पसंद करते हैं और जिनको नापसंद करते हैं, जिनके ऊपर ध्यान देते हैं, जिनके ऊपर नहीं देते हैं, उनका डेवलपमेंट बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस में होता है। टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप में भले ही कितनी कहानियां हो कि बच्चे टीचर्स को कितना परेशान करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली टीचर के पास एक पावर होती है। उसके पास पावर होती है कि वो बच्चों को दिन को रात और रात को दिन बता दे और बच्चे उसे मान लें। इस पावर का फिजिकल पावर से कोई लेना देना नहीं है। जहां टीचर बच्चे पर गलती से भी हाथ नहीं उठा सकते, वहां भी टीचर की पावर होती है। ये एक सोशल पावर है। अब उस टीचर को देखें तो उनके ऊपर भी किसी की पावर होगी, स्कूल के प्रिंसिपल की, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की, और अगर बहुत पैसे चार्ज करने वाला प्राइवेट स्कूल है तो शायद बच्चों के पेरेंट्स की भी। और यहाँ भी सिर्फ फॉर्मल पावर की बात नहीं हो रही है कि प्रिंसिपल टीचर का बॉस है तो उसके पास कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं। यहाँ भी एक सटल पावर है। मान लीजिए कि टीचर ने किसी स्टूडेंट से सख्ती से कुछ कहा और पेरेंट्स गुस्सा हो गए। यहाँ पर स्कूल प्रिंसिपल टीचर के साथ खड़ा होगा या नहीं, ये उस टीचर के ऊपर उसकी बहुत बड़ी पावर है, और शायद स्टूडेंट के ऊपर भी। इस सिचुएशन में कौन सही था और कौन गलत, ये निर्णय लेने की पावर है उसके पास। तो एक प्रिंसिपल की टीचर और स्टूडेंट दोनों के ऊपर पावर है। उसी तरह से पुलिस के पास पावर है। कानून की रक्षा करने के लिए तो कई तरह की पावर्स हैं ही फॉर्मली, लेकिन एक आम नागरिक के नजरिए से कई तरह की सटल पावर्स भी हैं। आप किसी की कंप्लेन कर रहे हैं तो वो आपको सीरियसली लेंगे या नहीं, रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं, रिपोर्ट लिखी भी तो उस पर कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं, ये एक पावर है पुलिस के पास आपके ऊपर। दूसरी तरफ अगर कोई आपके खिलाफ झूठी कंप्लेन लिखवा रहा है तो पुलिस उसे कैसे हैंडल करेगी, इसकी वजह से भी उनकी बड़ी पावर है आपके ऊपर। और प्रॉक्सी से जिन लोगों को पुलिस ज्यादा सीरियसली लेती है, जैसे कि जिनकी पुलिस डिपार्टमेंट में जान पहचान है, उनकी आपके ऊपर पावर हो जाती है। पावर डायनामिक्स लगभग हर रिलेशनशिप में होती है। एक जॉब इंटरव्यू के समय इंटरव्यूअर की इंटरव्यूई के ऊपर पावर होती है, पेरेंट्स की बच्चों के ऊपर पावर होती है। अगर एक बिजनेस नेगोशिएशन चल रहा है दो कंपनियों के बीच, तो उनमें से अगर एक स्टैब्लिश्ड बड़ी कंपनी है और दूसरी एक स्टार्टअप जो किसी तरह से मार्केट में घुसने की कोशिश कर रही है, तो स्टैब्लिश्ड कंपनी के लोगों की स्टार्टअप के लोगों के ऊपर उस नेगोशिएशन में पावर है। इन उदाहरणों में हम फिर भी पावर का एक फॉर्मल लेजिटिमेट सोर्स और रीजन देख सकते हैं, लेकिन पावर के सोर्स कई बार लेजिटिमेट नहीं होते हैं, फिर भी पावर होती है। और यहाँ के कुछ उदाहरण आपको अनकंफर्टेबल लगेंगे, लेकिन सुनिए जरूर। किसी भी पब्लिक जगह पर, बस, ट्रेन, मेला, बाजार, पुरुषों की स्त्रियों के ऊपर पावर होती है। वे बहुत कुछ कर सकते हैं, स्त्रियों को मॉलेस्ट कर सकते हैं, सीटियां बजाकर, ऊल जलूल बातें करके उनकी इंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें डरा सकते हैं, उनके आत्मविश्वास और डिग्निटी को जिंदगी भर के लिए चोट पहुंचा सकते हैं, और उन्हें पता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
हमारा समाज, यहाँ तक कि हमारी पुलिस और हमारे नेता भी स्त्रियों को घर पर रहने को कहेंगे। ये है पावर एक जेंडर की दूसरे जेंडर पर। कोई लेजिटिमेट रीजन नहीं है, लेकिन पावर है। हर समय हर कोई इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर है। एक और उदाहरण है इस तरह की पावर का, जिसे मानने से हमारा समाज, खास करके सवर्ण लोग बहुत कतराते हैं, और वो है तथाकथित ऊंची जाति के लोगों का तथाकथित नीची जाति के लोगों पर पावर। और नहीं, यह सिर्फ पिछड़े गांवों में नहीं है जहां दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने के लिए भी मार दिया जाता है। ये हर जगह है, हमारे शहरों में, हमारे परिवारों में, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, हमारे वर्क प्लेसेस में, फैंसी से फैंसी जगहों पर सवर्ण लोग दलितों का, आदिवासियों का मजाक उड़ा सकते हैं, उन्हें नीचा दिखा सकते हैं। कास्ट नो बार का वैवाहिक विज्ञापन देकर भी दलितों से विवाह करने से इनकार कर सकते हैं और उनकी बेइज्जती कर सकते हैं। कैटेगरी कैंडिडेट्स को नीची नजरों से देख सकते हैं, उन्हें हतोत्साहित कर सकते हैं, उनकी हायरिंग और प्रमोशन में अड़चन डाल सकते हैं अपने बायसेस की वजह से, और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। कास्ट की बात आने पर ज्यादातर लोग इस पावर डायनामिक के बारे में बात नहीं करना चाहते, बस रिजर्वेशन आज के आज खत्म कर देना चाहते हैं। रिजर्वेशन के बारे में हम कभी फिर बातें करेंगे, लेकिन पावर का ये उदाहरण मत भूलिएगा। एक और महत्वपूर्ण पावर को समझना जरूरी है, वो है सरकार की पावर नागरिकों के ऊपर। फॉर्मली और एग्जैक्टली हम इसे स्टेट पावर कहते हैं। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं है, हम कर्नाटका राज्य या बिहार राज्य की बात नहीं कर रहे। स्टेट शब्द को यहाँ ओवरऑल सरकारी मशीनरी का पर्याय माना जा सकता है, हर लेवल की सरकारी मशीनरी। इस पावर का सोर्स लेजिटिमेट है। स्टेट का काम है कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखें, और इसलिए उसके पास लोगों को गलत काम करने से रोकने की पावर होनी ही होगी। और क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है, उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा हैं और बहुत परवेसिव हैं। बड़े स्तर पर हर तरह के गलत काम को रोकने के लिए स्टेट ने बहुत तरह के नियम कानून बना रखे हैं। इतने नियम कानून हैं कि कोई भी सारे नियम कानून जान नहीं सकता, और जाने भी तो कई परिस्थितियों में उनका पालन करना पॉसिबल नहीं होता। जीब्रा क्रॉसिंग पर सड़क न क्रॉस करके ही हमारे देश में कितने लोग रोज कानून तोड़ते हैं, लेकिन हमारे शहरों में जितनी पॉपुलेशन है, सड़कों और ट्रैफिक की जो हालत है, और जीब्रा क्रॉसिंग्स की उपलब्धता ही इतनी कम है, तो अगर सब लोग उस कानून को फॉलो करने लगे तो शायद शहरों में सारा काम ही रुक जाएगा। आधे लोग नियरेस्ट जीब्रा क्रॉसिंग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आधे पहुंचकर वहां जाम लगा देंगे। लेकिन सरकार अगर आपके पीछे पड़ जाए तो जीब्रा क्रॉसिंग का ही इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी हराम कर सकती है। ये थोड़ा कॉमिकल लगता है, लेकिन कई ऐसे नियम कानून हैं जिनका इस्तेमाल बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके से करके सरकार बिल्कुल इनोसेंट लोगों की जिंदगी खराब कर सकती है, और ऐसा हर रोज होता है। कितने लोग सालों तक जेल में सड़कर बेगुनाह साबित किए जाते हैं। इवेंचुअली अगर उन्हें रिहाई मिल भी गई तो भी सरकार की पावर ने उनके इतने साल और वाकई में जिंदगी तो खराब कर ही दी। सरकार के पास सिर्फ कानून का इस्तेमाल करने की नहीं, बल्कि कानून बनाने की भी पावर होती है। किस चीज को गलत माना जाता है, किस चीज को नहीं, यह अपने आप में पावर का बड़ा सोर्स है। मान लीजिए कि अगर सरकार ने नियम बना दिया कि शादी ब्याह, जन्मदिन, त्योहारों पर जितने भी गिफ्ट्स लिए दिए जाते हैं, उन सब का ब्यौरा आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में देना होगा, तो कितने लोग इस नियम का 100% पालन कर पाएंगे? सरकार भी सबके पीछे नहीं दौड़ पाएगी, लेकिन जिसके पीछे वह जाना चाहे, उसे अगर 100 रुपए की एक किताब भी गिफ्ट में मिली हो तो इनकम टैक्स इवेशन का मामला बनाकर उन्हें पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर में फंसाकर रख देगी। गिफ्ट्स का लेखा जोखा करने वाले कानून के पीछे जेन्युइन वजह यह हो सकती है कि कई लोग कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को गिफ्ट्स बताकर टैक्स की चोरी कर रहे हो। लेकिन गिफ्ट्स लेना देना आम आदमी के लिए इतना नॉर्मल काम है कि ऐसा कानून बना देने के बाद अपनी लाइफ एक बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके से जीने वाला इंसान भी आसानी से मुजरिम करार दिया जा सकता है। तो स्टेट पावर की ज़रूरत तो है, लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि वो पावर बहुत ज़्यादा है और उसके गलत इस्तेमाल से, छोटे से गलत इस्तेमाल से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, और हर रोज़ होती है। क्यों पावर रिलेशनशिप्स को समझना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे समाज में बहुत कुछ जो सही या गलत होता है वह इस पर निर्भर करता है कि क्या हम इस पावर डायनामिक्स में जो पावरफुल हैं उन्हीं को और बढ़ावा दे रहे हैं,
और जिनके पास पावर नहीं है उन पर ही और मुसीबत डाले दे रहे हैं, या हम पावरफुल लोगों से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। ये पावर डायनामिक्स और उसकी तरफ हमारा एटीट्यूड ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह का समाज बनाया है। एक तानाशाही समाज में तानाशाह की पावर एब्सोल्यूट होती है और वह उसका जैसे भी इस्तेमाल करे कोई उसे कुछ कह नहीं सकता। यह तो एक अच्छा समाज नहीं है, और इसलिए एक डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक समाज में सरकार से पावरफुल लोगों और से सवाल पूछने की आज़ादी ज़रूरी मानी जाती है। क्या करना चाहिए एक अच्छे समाज को अलग अलग तरह की पावर डायनामिक्स के बारे में? इसे समझने के लिए हम इस बात पर फिर से गौर करते हैं कि जो पावर हमने देखे हैं अपने उदाहरणों में वो दो तरह के हैं। एक तरह की पावर ज़रूरी पावर है, उसका एक लेजिटिमेट रीज़न या सोर्स है, जैसे कि पेरेंट्स की बच्चों के ऊपर पावर होना ज़रूरी है, खास करके तब जब वे छोटे हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी खुद जीने में या अपने लिए सही डिसीजंस लेने में सक्षम नहीं है। तो अगर पेरेंट्स के पास उनके भले बुरे के निर्णय लेने की पावर नहीं होगी तो बच्चे जिंदा ही नहीं बचेंगे। पेरेंट्स ने ना रोका तो कितने बच्चे खुद को आग में झुलसा लेंगे या सीढ़ियों पर गिरकर मर जाएंगे, या बच भी गए तो अगर पेरेंट्स उनके पीछे नहीं पड़े तो कभी पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ काम करना नहीं सीखेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। इसी तरह से स्कूल में टीचर्स की, ऑफिस में सीनियर्स और मैनेजर्स की, और देश में सरकार की पावर जरूरी है, वरना वे अपना काम नहीं कर पाएंगे और समाज चलेगा ही नहीं। ऐसे पावर के केस में एक अच्छे समाज में ध्यान इस चीज पर दिया जाएगा कि पावरफुल व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है और अपने पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपना काम करने के लिए कर रहा है, पर्सनल फायदे के लिए नहीं, और अपने पावर के इस्तेमाल में अपने बायसेस को भी नहीं आने दे रहा है। एक अच्छा समाज यह भी इंश्योर करेगा कि पावर किसी को सिर्फ उतनी ही मिले जितनी एब्सोल्युटली जरूरत है, क्योंकि ज्यादा पावर का मतलब पावर का मिसयूज। दूसरी तरह की पावर बिल्कुल गलत होती है, जैसे कि जेंडर और कास्ट वाली पावर। एक अच्छा समाज इसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करेगा, उसको नजरअंदाज करने की कोशिश भी नहीं करेगा, बल्कि उसके खिलाफ जंग छेड़ देगा तब तक जब तक ऐसी पावर डायनामिक समाज से खत्म न हो जाए। लेकिन एक प्रैक्टिकल अच्छा समाज यह भी समझेगा कि यह जंग लंबी चलेगी, क्योंकि जिसके पास भी पावर है वो पावर छोड़ना नहीं चाहता। एक प्रैक्टिकल अच्छा समाज यह भी समझेगा कि कोई सिल्वर बुलेट या क्विक सॉल्यूशन नहीं है इस समस्या का, जंग लंबी चलनी ही होगी। अब अगर आप देश और समाज के कुछ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस की पावर की एग्जिस्टेंस की जरूरत और खतरों दोनों को समझते हैं, तो वहां से हम संविधान और कानून के कई प्रावधानों को बेहतर समझ सकते हैं। ऐसे कुछ प्रावधानों की बात करते हैं। हमने पिछले एपिसोड इंडियन डेमोक्रेसी में भी बात की थी कि कैसे डेमोक्रेसी को सरकार और नागरिकों के बीच के पावर डिफरेंस को एड्रेस करना होता है, जो स्टेट पावर की हमने बात की, और उसके लिए कैसे संविधान में कई प्रावधान हैं, जैसे कि नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हमारी मॉरल अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हम कई बार राइट्स, अधिकार शब्द को अच्छा मानने से कतराते हैं। कई लोग तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि सरकार से अधिकारों की मांग करके हम सेल्फिश हो रहे हैं, जैसे कि हम कोई बिगड़े बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स से कोई महंगा गिफ्ट खरीदने की जिद लगा दी है। लेकिन हमारे संवैधानिक अधिकार बिगड़े बच्चे को मिले गिफ्ट्स नहीं है। हमारे संवैधानिक अधिकार एक अच्छे न्यायपूर्ण समाज की रीढ़ हैं, क्योंकि वे गवर्नमेंट की, स्टेट की एक्सेसिव पावर को रेगुलेट करने का तरीका है। तो आज के बाद कभी भी संवैधानिक अधिकारों को या उसकी मांग को हेय दृष्टि से मत देखिएगा। सरकार के 3 इंडिपेंडेंट अंगों का होना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिनके बीच डिवीजन ऑफ पावर है, यह भी गवर्नमेंट या स्टेट पावर को कंट्रोल करने का तरीका है। इसलिए अगर कभी इनमें से एक अंग किसी दूसरे के प्रभाव में आता है तो उसके बारे में चिंता करना और उसके खिलाफ आवाज उठाना भी बिल्कुल जायज है। हमने एपिसोड में पहले ये भी कहा था कि डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक समाज में सरकार से, पावरफुल लोगों से सवाल पूछने की आज़ादी ज़रूरी मानी जाती है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसे सिद्धांतों में दिखता है, लेकिन इनका इस्तेमाल करके पावरफुल लोगों या सरकार को चैलेंज करना हमारी भारतीय संस्कृति में कई बार लोगों को सही नहीं लगता। हमें आज्ञाकारी होना सिखाया जाता है, बड़े लोगों की तरफ अथॉरिटी वाले लोगों की तरफ, और आमतौर पर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना सही भी है। लेकिन जहां पावर डायनामिक्स को चैलेंज करने की बात आती है, उसे संतुलित करने की बात आती है, वहां सरकार की तरफ ब्लाइंड ओबीडियंस गलत है।
पावरफुल लोगों और सरकार से सवाल पूछना, उनके गलत एक्शंस और रूल्स के खिलाफ खड़े होना सही है। ये सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है एक अच्छा न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए। स्टेट पावर से रिलेटेड कुछ प्रावधान हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी है। जब भी कोई क्राइम होता है जिसके लिए क्रिमिनल केस करना होता है, जैसे कि चोरी, रेप, मर्डर इत्यादि, तो इसमें आरोपी के ऊपर केस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, स्टेट की होती है। उसमें केस विक्टिम और आरोपी के बीच नहीं चलता, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है और इसलिए केस चलाना विक्टिम की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। कोई आरोपी इस वजह से नहीं बच जाना चाहिए कि विक्टिम कमजोर था या उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे। इस बहुत अच्छे प्रावधान का फ्लिप साइड ये है कि आरोपी के खिलाफ स्टेट पावर खड़ी है और स्टेट पावर हमने देखा है कि बहुत ज्यादा होती है और बड़े से बड़े तीसमार खा लोगों को मजा चखा सकती है। अगर वे तीसमार खा वाकई दोषी हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दोषी है और स्टेट की मशीनरी उनके खिलाफ खड़ी हो गई तो उनको बचाना नामुमकिन हो जाएगा अगर उनकी रक्षा के लिए प्रावधान नहीं है तो। इसलिए आरोपियों के पास भी कुछ अधिकार है, जैसे कि लगभग हर आरोपी का बेल मिलने का अधिकार होता है। ऐसे आरोप जिसमें बेल नहीं मिल सकती बहुत ही संगीन और बहुत ही ऑब्वियस होने चाहिए। पुलिस अगर नॉन बेलेबल आरोप दाएं बाएं लगाती रहती है, जिनको भी चुप कराने का मन हुआ उनके खिलाफ, तो यह गलत करती है। और न्यायपालिका भी अगर इसके खिलाफ नहीं खड़ी होती है तो वह भी गलत करती है, क्योंकि ये स्टेट पावर का नाजायज इस्तेमाल है। हर आरोपी को लीगल रिप्रेजेंटेशन का भी अधिकार है, प्रिसाइजली इसलिए कि उसके खिलाफ स्टेट पावर खड़ी है। अगर विक्टिम के कमजोर होने की वजह से दोषी का छूटना गलत है, तो आरोपी के कमजोर होने की वजह से उसको दोषी करार दिया जाना भी गलत है। हम अक्सर आरोपियों के अधिकार की महत्ता समझते नहीं हैं और खास करके अगर हम कन्विंस हैं कि आरोपी दोषी है तो कई लोग चाहते हैं कि आरोपी को कोई मदद न मिले। लेकिन यहाँ पर बात सिद्धांतों की है। एक आरोपी को आप दोषी मानते हैं, एक को नहीं। आरोपी होने की वजह से स्टेट मशीनरी दोनों के खिलाफ खड़ी है, तो अगर आरोपियों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी तो निर्दोष आरोपी भी सफर करेंगे और इसलिए स्टेट पावर के सामने आरोपियों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है, चाहे वह ज्यादातर केसेस में बेल का अधिकार हो या लीगल रिप्रेजेंटेशन का। कई कानूनी प्रावधान नागरिकों के डिफरेंट ग्रुप्स के बीच के पावर को एड्रेस करने के लिए भी बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ वेल नोन कानून हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट और वर्क प्लेसेस में विमेन के सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने से संबंधित कानून, जिसे अक्सर पॉश एक्ट कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। अगर बिल्कुल टेक्निकली देखा जाए तो इन कानूनों से जो अचीव करने की कोशिश की जा रही है उसके लिए इतने स्पेसिफिक कानूनों की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। SC/STs पर एट्रोसिटीज रोकने के लिए नॉर्मल क्रिमिनल लॉ के प्रावधान काफ़ी होने चाहिए और उसी तरह वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट से डील करने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड दूसरे कानून काफ़ी होने चाहिए। फिर ये स्पेशल कानून क्यों है? कई लोग कहेंगे कि वोट बैंक के लिए है। अब हो सकता है कि कुछ कानूनों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता हो समय समय पर, लेकिन इस तरह के कानूनों के पीछे सिद्धांत वोट बैंक का नहीं है। सिद्धांत पावर डिफरेंस को एड्रेस करने का है। इस केस में पावर डिफरेंस स्टेट और नागरिकों के बीच का नहीं है बल्कि नागरिकों के डिफरेंट ग्रुप्स का है। इन केसेस में जो लोग क्राइम करते हैं वे इनवेरिएबली विक्टिम से ज़्यादा पावरफुल होते हैं सोशली। इनफैक्ट जिस रेट से ये क्राइम होते हैं उसकी वजह ही यही है कि इन दो ग्रुप्स के लोगों में इतना पावर डिफरेंस है और इसलिए लोग क्राइम करके भी बच जाते हैं। जब औरतों का सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसे और तरह के वर्कप्लेस हरासमेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। ज़्यादातर लोग इसे नेचुरल मानते हैं, ये सब तो चलता रहता है। उसके खिलाफ कोई विक्टिम्स का साथ नहीं देता और प्रायः परपेट्रेटर्स ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा ऊंची पोजीशन वाले मेन होते हैं, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी उनको बचाने में ही अपना भला समझती है। जैसे स्टेट पावर के खिलाफ आम और आरोपियों को सहायता की जरूरत होती है, वैसे ही ऐसे केसेस में विक्टिम्स को अपने पावरफुल ओपोनेंट्स के खिलाफ ज्यादा सहायता की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल कानून इस पावर डिफरेंस को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं। डाउरी हैरासमेंट, दलित और बहुजनों के खिलाफ क्राइम्स में भी विक्टिम्स और परपेट्रेटर्स में ऐसे ही डिफरेंसेस होते हैं और इन स्पेशल कानूनों की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि ये क्लियर था कि नॉर्मल कानून इस पावर डिफरेंस को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं।
अगर इस सिद्धांत को मानना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन जो एक्ट्स की हमने बात की, SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट या डाउरी प्रिवेंशन एक्ट या इवन पॉश, उसको लेकर कई लोगों के बहुत ज़्यादा इमोशनल रिएक्शन होते हैं, तो इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको लेकर ज़्यादातर लोगों के इमोशनल रिएक्शन नहीं होते हैं। अगर किसी बड़ी कंपनी ने किसी उपभोक्ता के साथ चीटिंग की, उसे गलत सामान बेचा, तो वो कानूनी तौर पर गलत है। लेकिन कितने आम लोग किसी कंपनी को कोर्ट में ले जाकर केस जीत पाएंगे और उतने बड़े बड़े लॉयर्स को हायर कर पाएंगे जो उन कंपनीज के पास हैं केस जीतने के लिए। टेक्निकली चीटिंग के खिलाफ कानून हैं, लेकिन वो इस पावर डिफरेंस को एड्रेस नहीं करते हैं। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उपभोक्ताओं के लिए ये काम थोड़ा आसान बना देता है। इस तरह के कानूनों को लेकर लोगों का फोकस अक्सर इन दो चीज़ों पे रहता है कि एक, इससे समस्या 100% सॉल्व नहीं हो जाती, और दूसरा, इसका दुरुपयोग होता है। और इसकी दुहाई देकर लोग अक्सर ही डाउरी प्रिवेंशन एक्ट, पॉश और SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसे कानूनों के खिलाफ रहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सोचिए, जिसको लेकर इमोशनल रिस्पॉन्स उतना तगड़ा नहीं होता और आप शांति से सोच सकते हैं। क्या 100% कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो जाता है इससे, या क्या कंज्यूमर्स इसका मिसयूज नहीं करते हैं? जवाब यह है कि 100% कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है। कई लोगों के लिए कंज्यूमर कोर्ट भी बहुत बड़ा झंझट है। और हाँ, है उपभोक्ता जो इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, खास करके छोटी कंपनियों के खिलाफ जिनके पास बड़ी कंपनियों जितनी पावर नहीं है। लेकिन अगर ये कानून चला जाएगा तो क्या दुनिया में 100% जस्टिस आ जाएगा? नहीं, बल्कि कंपनियां लोगों को ज्यादा चीट करने लगेंगी। तो 100% गोल अचीव नहीं होना या मिसयूज की पॉसिबिलिटी होने का मतलब यह नहीं है कि हम पावरलेस लोगों को पावरफुल के खिलाफ कानून के जरिए प्रोटेक्ट करने की कोशिश छोड़ दें। हाँ, हमें 100% गोल अचीव करने के लिए और मिसयूज रोकने के लिए भी प्रयत्न जरूर करते रहने चाहिए। ये एपिसोड लिखने में मुझे कई महीने लगे। ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे समझाने में कितनी सक्सेसफुल रही हूँ, लेकिन मुझे कोशिश करनी थी, क्योंकि पावर और प्रिविलेज को समझना, प्रिविलेज पर हमने इस एपिसोड में बात नहीं की है, लेकिन इनको समझने के बाद मेरा दुनिया को देखने का तरीका ही बदल गया था। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये हमारे समाज की बुनियाद में ऐसा गुथा हुआ है कि हमें दिखता ही नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपको दिख गया तो फिर आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर उस प्रोसेस में इस एपिसोड से थोड़ी सी भी मदद मिले तो ये सक्सेसफुल होगा। और यह भी संभव है कि कई लोग इस एपिसोड के कंटेंट और इसके इम्प्लीकेशंस की वजह से मुझ पर गुस्सा करें। अगर ऐसा होता है तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन सच अनकंफर्टेबल होता है, ये मेरा किया धरा नहीं है। सो डोंट शूट दी मैसेंजर। बहुत बहुत धन्यवाद ये एपिसोड देखने के लिए। आशा है कि आप आगे पीछे वाले एपिसोड भी देखते रहेंगे। धन्यवाद।